हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको ई कॉमर्स पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी में ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से आते हैं कि ऑनलाइन व्यापार क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती है। इसके अलावा ई कॉमर्स के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ई कॉमर्स का परिचय, देन ई कॉमर्स के प्रकार और लाभ हानि। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ई कॉमर्स का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों, ई कॉमर्स का एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है। तो ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है दोस्तों, जिसमें कि इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की सहायता से इंटरनेट पर सीधे व्यापार किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है और यूज़र को बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर से ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स जो होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को शॉर्ट फॉर्म में ई कॉमर्स कहा जाता है। यह ऑनलाइन व्यापार करने का एक तरीका होता है, जिसके अंतर्गत आप इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सेवा को खरीद और बिक्री कर सकते हैं। आज के समय में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि ई कॉमर्स हमारे व्यापार के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म को उत्पन्न कराता है और इससे हमारे समय की भी बचत होती है और हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम घर बैठे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को इंटरनेट पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं। इस ई कॉमर्स के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल एड्रेस और क्रेडिट कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स क्या है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स इंटरनेट पर एक खुला व्यापारिक सिस्टम है, खुला बाजार है, ओपन मार्केट है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करते हैं या अपने सेवाओं और वस्तुओं को खरीद व बेच सकते हैं। इंटरनेट आपको जैसा कि पता है दोस्तों, एक वर्चुअल दुनिया है, जिसमें हम किसी भी वस्तु को खरीदना, बेचना, मार्केटिंग करना और सही पते पर सामान को डिलीवर करना और बिल का ऑनलाइन भुगतान करना, ऑनलाइन बैंकिंग करना, ये सभी ई कॉमर्स के भाग हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ई कॉमर्स की एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों कि ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स की, तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, ई कॉमर्स की शुरुआत जो है वो 1960 में हुई थी, जब दुनिया भर की अनेक कंपनियों ने इंटरनेट के फीचर ईडीआई की मदद से बिजनेस डॉक्यूमेंट को दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई। तो 1960 से हुई थी। कब से हुई थी? 1960 से ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी और आगे धीरे धीरे ई कॉमर्स का विकास हुआ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब ई कॉमर्स के इतिहास के ऊपर। ई कॉमर्स हिस्ट्री टाइमलाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1969 की। 1969 में कंप्यूसर्व नामक ई कॉमर्स वेबसाइट की स्थापना हुई। इसके बाद में 1979 में 10 साल के बाद में माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया। तो एग्जाम में एमपीपीएससी के सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार कब हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार 1979 में हुआ और इसे माइकल एल्ड्रिच ने किया। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे 1981, इसके जस्ट 2 साल बाद थॉमसन हॉलीडेज यूके नामक बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम प्रारंभ हुआ। तो बिजनेस टू बिजनेस शॉपिंग जो होती है दोस्तों, इसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान को थोक में खरीदता है और उसे रीपैक करके दोबारा मार्केट में लॉन्च करता है। इसके अलावा दोस्तों, 1982 में फ्रांस टेलीकॉम ने मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए शुरू किया। इसके बाद में दोस्तों, 1982 में ही बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र का कोड लिखा। तो दोस्तों, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र का कोड कब लिखा। तो दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने पहले वेब ब्राउज़र का कोड 1990 में लिखा। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, 1992 में
बुक स्टैक्स ऑफ अनलिमिटेड एक कंपनी ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया जिसकी वेबसाइट थी www.books.com। यह वेबसाइट जो थी दोस्तों बाद में बार्ने .com हो गई। इसके बाद में 1994 में नेटस्केप नेविगेटर की शुरुआत की और 1994 में नेट मार्केट ने अन्य प्रकार की सर्विस लाया जिसका नाम 10 सोमेनेर टेल्स था, जो कि पहली जिसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदारी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों 1994 से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदारी की शुरुआत हुई। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग ऑनलाइन बैंकिंग में कब से किया गया, तो 1994 से किया गया। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ईबे और अमेजन ऑनलाइन वेबसाइट की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों ईबे और अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत जो है 1995 से की गई। कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी होगा 1995, तो वो भी ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरे बर्थ ईयर में ईबे और अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियां स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ईबे और अमेजन काफ़ी लोकप्रिय कंपनियां हैं, इनकी शुरुआत 1995 से हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो 1998 में पेपेल को ऑनलाइन पेमेंट के रूप में शुरू किया गया। तो दोस्तों पेपेल भी एक ऑनलाइन पेमेंट की ऑनलाइन साइट है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। 1999 में alibaba.com की शुरुआत की गई। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि alibaba.com जो है दोस्तों, alibaba.com जो है ये वेबसाइट जो है कब शुरू की गई। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की साइट अलीबाबा की शुरुआत 1999 से की गई। अलीबाबा ऑनलाइन वेबसाइट की शुरुआत 1999 से की गई। इसके अलावा अलीबाबा जो ग्रुप है दोस्तों, उसका फाउंडर जो है वो है जैक मा। alibaba.com के जो फाउंडर हैं उनका नाम है जैक मा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अलीबाबा के फाउंडर कौन है, तो जैक मा है और इसकी शुरुआत 1999 से हुई। यह एक प्रकार का ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट है। इसके अलावा दोस्तों गूगल ने एडवर्ड की शुरुआत जो है वो एडवर्ड्स की शुरुआत 2000 से की थी और गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि अमेजन ने प्राइम सेवा कब शुरू की। तो अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए प्राइम सेवा 2005 से शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में 2005 में ही दस्तकारी और पुरानी कीमत के सामान जो विंटेज गुड्स होते हैं उन्हें ऑनलाइन बेचने के लिए एसटी मार्केट प्लेस शुरू हुआ। इसके अलावा दोस्तों बिग कॉमर्स कॉमर्शियल वेबसाइट की शुरुआत जो है 2009 से हुई और स्क्वायर कंपनी की भी शुरुआत 2009 से हुई। इसके अलावा दोस्तों गूगल वॉलेट का उपयोग जो है ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2011 से प्रारंभ हुआ। गूगल वॉलेट का प्रयोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2011 से शुरू हुआ। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल वॉलेट की शुरुआत कब की गई। तो गूगल वॉलेट की शुरुआत जो है 2011 से की गई। इसके अलावा दोस्तों फेसबुक ने स्पॉन्सर्ड स्टोरीज नाम से विज्ञापन भी 2011 से शुरू किया। इसके अलावा दोस्तों स्ट्राइप ऑनलाइन कॉमर्शियल साइट की शुरुआत भी 2011 से हुई और एप्पल पे ऑनलाइन साइट की शुरुआत भी 2014 से हुई। इसके अलावा दोस्तों jet.com की शुरुआत 2014 से हुई। इन सारी वेबसाइटों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट जो है ये 2017 से पेश की गई। इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत 2017 से की गई और रिलायंस रिटेल के द्वारा जियो मार्ट की स्थापना 2020 से शुरू की गई। इसके बाद में मैं अब आपको ई कॉमर्स के प्रकार बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे ई कॉमर्स के प्रकार के ऊपर। तो ई कॉमर्स को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स जो होता है, यह जो होता है 2 बिजनेसों के बीच में होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स जो होता है ये किसी व्यापारी के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूमर के बीच में होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स जो होता है दोस्तों, ये 2 कस्टमरों के बीच में होता है। एक कस्टमर अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचता है और दूसरा जो कस्टमर होता है उस प्रोडक्ट को खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट करता है, जैसे कि OLX। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, चौथा जो होता है वो
कंज्यूमर टू बिजनेस कॉमर्स होता है, जिसमें कोई कस्टमर जो होता है वो, जैसे कि यूट्यूब पर हम वीडियो बनाकर डाल सकते हैं और उसमें जो ऐड आते हैं उसके द्वारा हमें जो पेमेंट मिलती है वो कंज्यूमर टू बिजनेस कॉमर्स हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो बिजनेस होता है उसके हम ऐड को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट टू बिजनेस जो होता है, इसमें सरकार जो होती है वो बिजनेस व्यापारियों के साथ में व्यापारिक बातों को करती है, व्यापारिक लेन देन करती है। इसके अलावा बिजनेस टू गवर्नमेंट जो होता है, इसमें जो व्यापारी होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ में किसी भी चीज़ को ठेके पे लेते हैं और उसे फिर बेचते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंज्यूमर टू गवर्नमेंट जो होता है, इसमें कोई व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट के साथ में साझेदारी करके किसी व्यापार को करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के ऊपर बताऊंगा। तो दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस मॉडल जो होता है यह एक ऑनलाइन बिजनेस होता है जो 2 या 2 से अधिक कंपनियों के बीच में किया जाता है, इसीलिए इसे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहा जाता है। इस प्रोसेस में उपभोक्ता कहीं भी नहीं होता है, बल्कि दूसरा व्यापारी पहले व्यापारी से ऑनलाइन सामान खरीदता है और उसे थोक या खुदरा व्यापारी के रूप में दोबारा रीपैक करके मार्केट में लॉन्च करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर व्यापारी जो होते हैं वो कच्चा माल खरीदते हैं और उसे रीपैकिंग करते हैं, और सेवाओं के रूप में सॉफ्टवेयर तथा कानूनी सलाह भी शामिल होती है, मगर यह यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके बारे में डिटेल और भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। तो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल जो होता है यह ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप है, जो कि वर्तमान समय में अगर कोई प्रकाशक की बुक हम अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम उसे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंतर्गत डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन सीधा जो है बिजनेस से उपभोक्ता के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल जो होता है दोस्तों, यह मॉडल एक प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, जिसमें कि एक ग्राहक जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है ईबे या अमेजन पर अपने किसी प्रोडक्ट को, वो पुराने सामान को सीधे दूसरे ग्राहक को बेच सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों जब एक ग्राहक अपना सामान या सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है तो इसे ई कॉमर्स मॉडल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक फोटोग्राफर, गायक, कॉमेडियन, नर्तक, यूट्यूबर आदि अपने दर्शकों के हिसाब से बिजनेस से उत्पाद प्रचार के शुल्क ले सकता है, यानी कि एडवर्टीजमेंट के बदले में चार्ज ले सकता है, और उससे कुछ सेवाएं रॉयल्टी के आधार पर भी उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि यूट्यूबर जो होता है दोस्तों, जब वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है और उसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे गूगल की ओर से या जो भी कंपनियां होती है उसे ऐड के बदले में पैसे पे करती है। तो यह एक प्रकार का कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा ये सभी कार्य जो होते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आते हैं, और पेशेवर लोग इस बिजनेस मॉडल से खूब पैसा कमाते हैं। तो जो यूट्यूबर लोग होते हैं, जो डांसर लोग होते हैं, जो सिंगर लोग होते हैं, वो अपना यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और लोग जितना ज़्यादा वीडियो को देखते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो उतना ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, खूब पैसा कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसके बाद में मैं आपको ई कॉमर्स के लाभ बताऊंगा। तो दोस्तों एमपीपीएससी में ई कॉमर्स का टॉपिक अभी अभी जोड़ा है, तो इसके लाभ भी आपको पढ़ना है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गौरतलब है कि ई कॉमर्स के जरिए सामान जो होता है वो सीधे उपभोक्ता को प्राप्त होता है, इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। इससे सामान क्या मिलता है दोस्तों, सस्ता मिलता है। यानी कि ई कॉमर्स से पहला फायदा हमारा ये होता है कि इसमें सामान सस्ता मिलता है। अगर आप कोई एमआई का मोबाइल बुलाते हैं जो मार्केट में 15,000 में मिल रहा है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको 12,000 11,000 में भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, जिससे ग्राहकों को सामान की तुलना करने का मौका मिलता है और वह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक तरफ से ऑनलाइन शॉपिंग से ग्राहकों की जो पहुंच होती है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हो जाती है। हम दिल्ली से भी बुला सकते हैं, जापान से भी कोई भी चीज़ को ऑनलाइन कॉमर्स से बुला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स के जरिए छोटे और मंझोले उद्यमी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां से वे ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं सामानों को और अपने लोकल एरिया में जो है दुकान लगा के बेच सकते हैं, जिससे क्या होता है छोटे और मंझोले स्तर के जो व्यापारी होते हैं उन्हें भी बहुत फायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आसानी से बुला सकते हैं। अगर आपका मान लो कि ओप्पो का मोबाइल है, उसका कैमरा खराब हो गया, तो आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं, क्योंकि बालाघाट जबलपुर में तो मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों ई कॉमर्स के जरिए जो है परिवहन के क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ी है। तो ई कॉमर्स ने ओला कैब, उबर कैब की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा मेडिकल, रिटेल, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन,
होम सर्विस जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन होने से लोगों को सहूलियतें बढ़ी है, इसीलिए बिजनेस की दृष्टि से ई कॉमर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में भारत देश ने और पूरे विश्व ने कोरोना एपिडेमिक को झेला है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में इतना खतरनाक लॉकडाउन लगा था कि लोग जो है बाहर जाके गुमटी पे चाय भी नहीं पी सकते थे और पोहा भी नहीं खा सकते थे। ऐसी सिचुएशन में लोगों ने ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ऑनलाइन पोहा ऑर्डर किया, ऑनलाइन जलेबी ऑर्डर किया, ऑनलाइन चाय ऑर्डर किया, ऑनलाइन कॉफ़ी ऑर्डर किया और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है। दोस्तों मेरे कुछ दोस्त थे जो दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग कर रहे थे, वो वहाँ फंस गए थे और उन लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए थे, तो उन लोगों ने ई कॉमर्स के जरिए वो जिंदा रहे। सोच लो दोस्तों कि अगर ई कॉमर्स का इनोवेशन नहीं होता तो वो भूखे मर जाते लॉकडाउन में। लेकिन ऑनलाइन व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स के आने से विज्ञापनों पर होने वाले बेतहाशा खर्च में भी कमी देखी गई, जिससे प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आती है। दोस्तों ऑनलाइन कॉमर्स से एक फायदा ये भी होता है कि पहले जो भी प्रोडक्ट आता था तो उसके विज्ञापन इतने आते थे टीवी में कि ऐसा लगता था मूवी कम देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देख रहे हैं। तो दोस्तों एडवर्टीजमेंट में कमी आई, जिसके कारण क्या होता है कि मोबाइल और फोन और इंटरनेट की पहुंच इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों तक एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग खुद ही प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये ई कॉमर्स जो है दोस्तों ये विज्ञापनों में होने वाले बेतहाशा खर्च को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके अलावा दोस्तों जहां शोरूम में और गोदामों में सामानों को रखने का जो खर्चा आता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। अगर आप किसी शोरूम में जींस खरीदने जाएंगे तो वहां 1000 से 1500 और 2000 तक के जींस मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप वही जींस को अगर आप अहमदाबाद या गुजरात में जाके या सूरत में जाके खरीदेंगे तो वही आपको 500 और 600 में जींस मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट को रखने के लिए शोरूम और गोदामों का खर्चा भी निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, जिससे प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम ई कॉमर्स की चुनौतियां। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट जितना अच्छा होता है, जो सेवा जितनी अच्छी होती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें चुनौतियां भी होती है। तो गौरतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग से कंज्यूमर के मन में हमेशा संदेह का भाव रहता है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है वो सही होगा या नहीं। दोस्तों अगर हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके दिल्ली से कोई लैपटॉप बुलवा लिया और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंज्यूमर को क्या होता है, कई बार ये शिकायतें आती है कि उसे पुराना लैपटॉप बेच दिया गया या वो प्रोडक्ट जो है पहले किसी को बेच दिया गया था और बाद में मुझे भेजा गया। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं दोस्तों, इन्हें भी निपटना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी को क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और हमें भी रिलायबल कंपनियों से ही ऐसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा कई बार लोगों की शिकायतें आती है कि वो इसकी शिकायत कहाँ करें, क्योंकि दोस्तों इसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने कोई विशेष रूल नहीं बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तरफ जहाँ ठोस कानून का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में जागरूकता की कमी भी दिखती है। कई लोग जो है उसकी शिकायत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि शिकायत कहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्पष्ट नियम और कानून न होने की वजह से छोटे और मंझोले उद्योगों के सामने चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है। वो बाजार की संधि दौड़ में बड़ी बड़ी कंपनियों का सामना नहीं कर पाएंगे और ऐसे में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो दोस्तों लोग जो है इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनका जो डेटा है वो कंपनियां कलेक्ट कर रही है और उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी को लेकर के फिर वो बाद में उनके अकाउंट से पैसे उड़ा देते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग भी कर ली जाती है और कई लोगों के अकाउंट के पैसे निकाल लिए जाते हैं और हैकरों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि हम जिन ऑनलाइन साइटों से अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं उसमें हमें अपने सारी बैंक डिटेल्स डालनी होती है, अपना खुद का पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होता है, जो कि कंपनियां जो होती है कई बार अपने खुद के निजी फायदों के लिए उन जानकारियों को बेच देती है, जिसका फायदा हैकर लोग उठा लेते हैं और फिर हैकर लोग जो है आपके अकाउंट के पैसे चुरा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। तो ऑनलाइन व्यापार करने के लिए बहुत सारे इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑनलाइन स्टोर जो होते हैं ये अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिए हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आमतौर पर मर्चेंट जो होता है वो ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से बनाते हैं। तो उस वेबसाइट को हमें खोलना होता है, वहाँ पर अपने को अपना यूज़र अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद हमें अपना खुद का पासवर्ड डिसाइड करना होता है। उसके बाद जो है हम उसमें अपना शॉपिंग कार्ड और पेमेंट गेटवे और ई कॉमर्स टूल का उपयोग करके ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और अपना सामान बेच और खरीद सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टोर फ्रंट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते हैं, जिनके बारे में कुछ मैं आपको लोकप्रिय प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊँगा।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं मैजेंटो के बारे में बताऊंगा आपको। तो मैजेंटो जो होता है दोस्तों, मैजेंटो जो होता है दोस्तों, ये सबसे लचीला और लोकप्रिय ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो मर्चेंट के लिए शक्तिशाली और आसान फीचर्स उपलब्ध करवाता है। साथ ही ये विशेषज्ञों का समूह और डेवलपर एजेंसियों की सेवा भी इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा दोस्तों होता है डिमांडवेयर जो होता है दोस्तों, यह एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि डिमांडवेयर क्या होता है। तो डिमांडवेयर जो होता है ये एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है जो कि आपको अच्छे प्रकार से कॉमर्स करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में ओरेकल कॉमर्स होता है, यह भी एक प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। यह बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसके अलावा दोस्तों शॉपिफाई होता है, यह आप आसानी से एक स्टोर फ्रंट बनाने की सोच रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन चीज़ों को बुलाकर उसे बेचना चाहते हैं, तो आप शॉपिफाई के द्वारा सुविधा ले सकते हैं। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं मोबाइल की और आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला करके उसे बेचना चाहते हैं, तो आप जो है शॉपिफाई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है आसानी से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बुला सकते हैं और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर के द्वारा अपना ई कॉमर्स स्टोर बना करके उसे जो है अपने द्वारा बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा वू कॉमर्स जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का ऑनलाइन कॉमर्स होता है। यदि आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में बदलना चाहते हैं तो वू कॉमर्स आपकी मदद कर सकता है। यह एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है। तो दोस्तों सीधे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वू कॉमर्स क्या है। तो यह एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है जो कि ऑनलाइन स्टोर रखने के लिए आपको विभिन्न फीचर उपलब्ध करवाता है। इसमें जो होता है दोस्तों साइट होस्टिंग, डोमेन नेम, SSL, पेमेंट गेटवे आदि को ऑनर को संभालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड आया SSL, तो यह आपको मैं कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा बिग कॉमर्स क्या होता है। तो दोस्तों बिग कॉमर्स जो होता है यह भी एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम ई कॉमर्स कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के लिए शानदार फीचर उपलब्ध करवाता है। बिग कॉमर्स जो होता है दोस्तों ये बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि बिग कॉमर्स जो होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बिग कॉमर्स जो है वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ड्रूपल कॉमर्स जो होता है ये जो होता है ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इंस्टामोजो की। इंस्टामोजो जो होता है दोस्तों यह भी एक प्रकार का ई कॉमर्स टूल होता है जिसमें आप भारतीय सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इंस्टामोजो की मदद ले सकते हैं। इसमें आप अपना खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं और सीधे पेमेंट भी ले सकते हैं। इंस्टामोजो बिल्ट इन प्रोडक्ट बनाने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाता है। बस आपको प्रति ट्रांजैक्शन कुछ शुल्क देना पड़ता है जैसे कि एक चाय के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ऑनलाइन मार्केट प्लेस की। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं या वेबसाइट्स होती है जो आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाती है। जैसे कि दोस्तों इसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो होता है वो एक प्रकार का बिचौलिए का काम करता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट प्लेस किसका काम करता है। तो यह एक प्रकार के बिचौलिए का काम करता है। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में मर्चेंट और ग्राहकों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और अलग अलग मर्चेंटों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करवाते हैं। तो कुछ ही लोकप्रिय मार्केट प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमेजन के बारे में। दोस्तों अमेजन काफ़ी फेमस है। इसकी शुरुआत जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया 1995 से हुई थी। अमेजन की शुरुआत जो है दोस्तों ईबे और अमेजन की शुरुआत जो है वो 1995 से हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होने का दावा ठोकने वाली कंपनी है और दुनिया भर के ग्राहकों के बीच में इससे पहचान कायम की है और ए से लेकर जेड प्रोडक्ट पहुंचाकर ये खुशी बांटने का मंगल काम कर रही है, यानी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और अमेजन के जो फाउंडर है दोस्तों वो है जेफ बेजोस। कौन है दोस्तों? जेफ बेजोस। अमेजन के फाउंडर है दोस्तों जेफ बेजोस। तो इसे याद रखना है आपको, एमपीपीएससी में आ सकता है कि अमेजन के फाउंडर कौन है। तो जेफ बेजोस हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट भी आपने बहुत यूज़ किया होगा दोस्तों। यह भारतीय कंपनी है। फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों ये एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है क्योंकि यह भारतीय कंपनी है। फ्लिपकार्ट जो है ये भारतीय मर्चेंटों के लिए देसी तकनीक पर आधारित विश्वव्यापी मार्केट उपलब्ध करवा रही है। तो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर है दोस्तों यह है सचिन बंसल। कौन है? सचिन बंसल। सचिन बंसल जी जो हैं दोस्तों ये फ्लिपकार्ट के ओनर हैं या फाउंडर हैं। और सचिन बंसल जो हैं दोस्तों ये फ्लिपकार्ट कंपनी के ओनर और फाउंडर हैं। और इनके साथ में है बिन्नी बंसल।
बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। ठीक है दोस्तों, इस भी फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ईबे भी जो है यह भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ईबे और अमेजन दोनों की शुरुआत 1995 से हुई थी। यह कॉमर्स की शुरुआती कंपनियों में से एक है जो नए के साथ पुराना सामान भी बेचने खरीदने के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों ईबे कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं पियरे ओमिडियार है। इसके अलावा दोस्तों एसटी जो है दोस्तों यह भी एक ऑनलाइन कंपनी है जो कि ई कॉमर्स की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसमें दुर्लभ वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे अलीबाबा की। अलीबाबा जो है दोस्तों यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि चीनी कॉमर्स कंपनी है जो थोक विक्रेताओं, निर्माताओं, सप्लायर्स व आयात निर्यातकों के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों अलीबाबा जो है इसके जो फाउंडर थे वो है जैक मा जो है दोस्तों वो अलीबाबा के फाउंडर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे फीवर की। तो फीवर जो है दोस्तों यह भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेवर लोगों को अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है और ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर आदि लोग इससे जुड़कर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। फीवर जो होता है दोस्तों यह ग्राफिक डिजाइन और वेब डेवलपरों को अपना मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार के फिजिकल प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की। तो रिटेल ई कॉमर्स होता है, यह खुदरा व्यापार कहलाता है। तो दोस्तों खुदरा व्यापार को ई कॉमर्स के क्षेत्र में रिटेल ई कॉमर्स कहा जाता है। इसी फैक्ट को बस आपको याद रखना है, खुदरा व्यापार को रिटेल ई कॉमर्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों होलसेल ई कॉमर्स जो होता है ये थोक वस्तुओं के व्यापार को होलसेल ई कॉमर्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स क्या होती है। तो दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स क्या होती है। तो ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स ऐसी कॉमर्स होती है जिसमें कि व्यक्ति स्वयं किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता है परंतु किसी अन्य निर्माता के उत्पाद को खरीदता है और उसे बेचता है। तो ड्रॉप शिपिंग आजकल उभरते हुए बिजनेस का एक हिस्सा बन चुका है जिसमें 9 से 5 के बाद जॉब से आज़ादी चाहते हैं तो वो इस बिजनेस को अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब दूसरे का प्रोडक्ट खरीदो और उसे ऑनलाइन बेचो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं अब आपको क्रोवर्ड फंडिंग ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। तो क्रोवर्ड ई फंडिंग ई कॉमर्स जो होता है दोस्तों इसमें उत्पाद को बाजार में आने से पहले ही लोगों से उनसे बदले में पैसा लेना क्राउड फंडिंग कहलाता है। यह स्टार्टअप बिजनेस के शुरुआती दौर में पैसे जुटाने का बढ़िया और आजमाया हुआ सिद्धांत है। तो दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च हुआ ही नहीं और उसके पहले ही उसकी बुकिंग करवाना ही क्राउड फंडिंग ई कॉमर्स कहलाता है। इसके बाद में मैं अब आपको सब्सक्रिप्शन ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। तो सब्सक्रिप्शन ई कॉमर्स जो होता है दोस्तों इसमें किसी उत्पाद या सेवा की या एक निश्चित समय अंतराल में पुनः खरीदने की प्रक्रिया को सब्सक्रिप्शन कहलाती है। यह तरीका अधिकतर सॉफ्टवेयर सर्विस के साथ आजमाया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन ई कॉमर्स जो होता है दोस्तों इसका प्रयोग जो है सॉफ्टवेयर आदि की खरीदी के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल प्रोडक्ट ई कॉमर्स होता है। तो जब कोई प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों जिसका फिजिकल अस्तित्व होता है उसे ऑर्डर या डिलीवर करने का काम जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट डिलीवर ई कॉमर्स के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में हम डिजिटल प्रोडक्ट ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट ई कॉमर्स जो होता है ये डाउनलोड किया जा सकने वाला गुड्स, टेम्पलेट्स, कोर्स, ग्राफिक्स, फोटो, पेंटिंग से ई बुक आदि का प्रयोग करना, खरीदना या लाइसेंस खरीदना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको आज ई कॉमर्स पढ़ाया है। तो जो भी मैंने विभिन्न प्रकार की ई कॉमर्स से संबंधित वेबसाइट और उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया है, उनके फाउंडर के नाम आपको याद रखना है, उनकी शुरुआत कब हुई ये भी याद रखना है और उनके अंतर्गत क्या क्या होता है, ई कॉमर्स के मॉडल क्या हैं, प्रकार क्या है, उसके लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो दोस्तों मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।